सभी को नमस्कार। मैं कौशल कुमार और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद कौशल में। आज हम लोग एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं, जो टॉपिक है बीएसएससी सीजीएल 4 से संबंधित। बहुत लोग को डाउट था कि सर मेरा जो आय प्रमाण पत्र है वो 2023 का बना हुआ है, सर मेरा एनसीएल जो है वो 2023 का बना हुआ है। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर लेकर आए हैं और फॉर्म कैसे भरना है, क्या करना है, नहीं करना है, इस फॉर्म में एलिजिबिलिटी क्या है, मार्कशीट कब का होना चाहिए। बहुत लोग ने अभी पास किया है ग्रेजुएशन, वो अपीयरिंग में है, क्या वो फॉर्म भर सकते हैं, उन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए मेरे चैनल पर और मैं एक टॉपिक को, मैं यहाँ नोटिफिकेशन खोला हुआ हूँ अपने टैब में, और एक करके एक चीज़ को पूरे डिटेल में अच्छे से क्लियर करूँगा। आप लोग बने रहिए। सबसे पहले तो याद रखिए, फॉर्म भरने का जो डेट है वो डेट है आपका 18/8/2025, यानी कि 18 अगस्त से लेकर 17/9/2025 यानी कि 17 सितंबर तक। और पेमेंट का डेट है 19 सितंबर तक। ठीक है, ये तो हो गई आपकी। और कितनी पोस्ट है समझिए, लेवल 7 का 3 पोस्ट है इसमें। एक तो है एएसओ यानी कि सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, ठीक है, और दूसरा योजना सहायक, और तीसरा है आपका कनीय सांख्यिकी सहायक। देखिए, तीनों पोस्ट में अंतर ये है कि पहला और दूसरा जो था एएसओ और प्लानिंग असिस्टेंट यानी कि योजना सहायक, ये इस दोनों के लिए आप किसी भी चीज़ से आपका स्नातक हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो कनीय सांख्यिकी सहायक है, इसके लिए आपको या तो मैथ्स या इकोनॉमिक्स या तो स्टैटिस्टिक्स, यही 3 चीज़ से स्नातक आपको करना होगा। तो एक बात समझ लीजिए, जो लोग मैथ्स ऑनर्स हैं या इकोनॉमिक्स ऑनर्स हैं या फिर स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स हैं, उन लोग के लिए तो भाई एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो लोग आराम से कनीय सांख्यिकी सहायक में निकाल सकते हैं, उनका कट ऑफ कम जाएगा। आगे बात करते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर। ये ग्रेड सी है और ये लेवल 6 का पोस्ट है। इसके लिए आपको पीजीडीसीए का मांगा है सर्टिफिकेट, और बीसीए या बीएससी आईटी के समकक्ष वो हो या उसके समकक्ष कोई हो वैकेंसी, वो मांगा हुआ है। तो याद रखिए, ये सबके लिए नहीं है, इसमें सिर्फ वही भर सकते हैं जो इस क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं। अगला वैकेंसी है ऑडिटर यानी कि अंकेक्षक। अंकेक्षक में 2 गो है, दोनों लेवल 5 का है, और दोनों के लिए आपको मैथ या कॉमर्स वाणिज्य में आपको स्नातक होना आवश्यक है। अब बात करते हैं वैकेंसी। वैकेंसी जो है, टोटल वैकेंसी है 1481, इसमें महिलाओं के लिए 510 वैकेंसी है। और बात करें पोस्ट वाइज तो उतना डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, कौन वैकेंसी कितना, सबको पता है कितना है। ठीक है, सिर्फ एएसओ का जान जाते हैं। एएसओ का 1064 वैकेंसी है, और योजना सहायक का 88 है, और कनीय सांख्यिकी सहायक का 5 वैकेंसी है जो लेवल 7 का है। बाकी से उतना मतलब नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं उम्र सीमा। ये उम्र सीमा बहुत बड़ा टॉपिक है। उम्र सीमा देखिए, आपका मिनिमम एज 21 साल होना चाहिए। कब तक होना चाहिए? 1 अगस्त 2025 तक। बहुत कोई बोलता है सर मेरा 8 अगस्त को हो रहा है 21 साल, नहीं होगा, नहीं दे सकते हैं। 1 अगस्त के बाद आपका अगर 21 साल पूरा हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 अगस्त से पहले हो रहा है तो 1 अगस्त से पहले आपका हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। 1 अगस्त के बाद हो रहा है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अगला बात करें कि एज कितनी है। यूआर के लिए है मैक्सिमम एज 37 ईयर, 37 साल। ओबीसी के लिए चाहे पुरुष हो या महिला वो 40 वर्ष है। अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष है, और एससी एसटी की पुरुष और महिला दोनों के लिए 42 साल है। ठीक है, फिर कुछ एज रिलैक्सेशन भी दिया जाता है, वो भी बाद में देखेंगे। आगे बात करते हैं जो डॉक्यूमेंट है। ठीक है, डॉक्यूमेंट है वो आपका, देखिए सबसे पहले तो आपको जो भी लोग, कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो अपने आप एकदम बना के रख लीजिए। जैसे आपको मैट्रिक का ओरिजिनल, ग्रेजुएशन का ओरिजिनल। ठीक है, अगर ओरिजिनल नहीं है तो ग्रेजुएशन के प्रोविजनल सर्टिफिकेट से भी काम चल जाएगा। मार्कशीट और ओरिजिनल मैट्रिक और ग्रेजुएशन का, इंटर का नहीं मांगता है, कभी भी नहीं मांगेगा इंटर का। मैट्रिक और ग्रेजुएशन का आप बना के रख लीजिए। उसके बाद बात करें तो आप एनसीएल बनवा लीजिए, 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। वो 1 साल कब से काउंट होगा? 1 अगस्त 2025 से काउंट होगा। उसके बाद बात करें, आयु सीमा में छूट भी दिया जाता है, कुछ दिव्यांग को दिया जाता है 10 साल और बाकी सबको 5 साल, ऐसे कर करके। ठीक है, कुछ और देखिए कुछ लोग आरक्षण के बारे में बोल रहे हैं कि इसमें जितना आरक्षण है दे, उतना आरक्षण नहीं लगाया है। देखिए उसके बारे में तो हम नहीं बोलेंगे, ये आयोग डिसाइड किया कि क्या करना, आरक्षण कितना देना है। क्योंकि कुछ एक कंसेप्ट होता है, जब रोस्टर क्लियरेंस किया जाता है तो उस समय बैकलॉग और कैरी फॉरवर्ड का एक कंसेप्ट होता है। ठीक है, वो कंसेप्ट को बहुत कुछ देखते हुए ऐसा वैकेंसी लाया जाता है, जिसमें लाया जाता है, उसमें आरक्षण वहीं से डिसाइड होता है। इसमें कोई भी धांधली नहीं कर सकता। ठीक है, आपको मन है तो आप लोग क्लेम कर सकते हैं, लेकिन जितना है उतना ही दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये किया है कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए, तो इसलिए शायद स्टे लगा हुआ है। अगर वो डिसीजन आता है तो हो सकता है बढ़ भी सकता है, मगर ऐसा भी हो सकता है आने वाले समय में सरकार वैकेंसी बढ़ाए
4 वैकेंसी बढ़ाए, 10 वैकेंसी बढ़ाए, वो 10 वैकेंसी एससी को ही दे दे, एसटी को ही दे दे, ओबीसी को ही दे दे, जनरल को ना दे, इसलिए कोई दिक्कत का बात नहीं है। वो डिसाइड होता है। जैसे एक और क्राइटेरिया होता है कि अगर 100.2 है ना तो उसको 100 काउंट करेगा, लेकिन 100.7 है तो उसको 101 काउंट करेगा। यानी कि 0.5 से अगर कम है तो वैकेंसी कम हो जाता है, और 0.5 से ज़्यादा है तो 1 बढ़ जाता है। इस टाइप से कभी कंसेप्ट होता है, आप लोग देख लीजिएगा। बाकी उतना हम रिजर्वेशन पे बात नहीं करेंगे, मेन बात करेंगे हम लोग कैसे करना है। फ्री का एग्जाम तभी होता है, सिर्फ एक एग्जाम होगा अगर 40,000 आदमी फॉर्म भरेगा, लेकिन 40,000 से ज़्यादा आदमी फॉर्म भरता है तो 2 एग्जाम होगा, एक प्री और मेंस। ठीक है, इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होता है, इंटरव्यू का लोचा नहीं है, और समझिए इसमें टाइपिंग का लोचा भी नहीं है। ठीक है, टाइपिंग का लोचा भी नहीं है। आगे बात करते हैं कि अगर मान लीजिए 2 लोग सेम नंबर लेकर आ गए एग्जाम में, ठीक है, तो जिसका नाम में पहले आएगा ना, जिसका उम्र ज़्यादा होगा उसको पहले सेलेक्ट किया जाएगा, जिसका उम्र कम होगा उसको बाद में सेलेक्ट किया जाएगा। अगर दोनों का मार्क्स समान है, अगर उम्र भी सेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ भी सेम हो गया, तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जिसका नाम पहले होगा वो उसका होगा। जैसे ए से अरुण और ए से अजय, तो जे पहले आता है आर से, तो अरुण का सिलेक्शन नहीं होगा, अजय का सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसमें 3 सब्जेक्ट है, रीजनिंग है 50 नंबर का, मैथ्स और साइंस मिला के 50 नंबर का, और जीके 50 नंबर का। ठीक है, इसका सिलेबस पूरा दिया हुआ है, उस सिलेबस पे बाद में बात करेंगे, अगला टॉपिक रहेगा सिलेबस पे। ठीक है, आज हम लोग सिर्फ डाउट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फी कितना लग रहा है ये सब तो बात करने की जरूरत नहीं है, फी तो आपको देना ही है। ठीक है, उसके बाद बात करें, हाँ एक चीज़ और सबसे ज़रूरी चीज़, आरक्षण का बात करें तो आरक्षण आपको तभी मिलेगा जब आपका बिहार में डोमिसाइल है, यानी कि बिहार में आवासीय प्रमाण पत्र है। और आवासीय प्रमाण पत्र का लाइफ टाइम होता है वैलिडिटी। आवासीय प्रमाण पत्र आपका 2010 का भी बना हुआ है ना, कोई दिक्कत नहीं है। स्थायी आवासीय, देखिए एक होता है स्थायी, एक होता है अस्थायी। अस्थायी आवासीय जो है उसका वैलिडिटी होता है 1 साल, लेकिन जो स्थायी बना होता है उसका वैलिडिटी होता है लाइफ टाइम। तो यहाँ पर स्थायी वाला मांग रहा है, यानी कि लाइफ टाइम वैलिडिटी इसका होगा। ठीक है ना, तो आप अपना अगर मान लीजिए देते हैं आवासीय प्रमाण पत्र, तभी आप बिहार में कोई भी रिजर्वेशन, चाहे वो EWS हो, चाहे वो SC हो, ST हो, OBC हो, चाहे वो महिला का रिजर्वेशन हो। ठीक ना, अगर मान लीजिए झारखंड की कोई महिला है, बिहार में हमको महिला का 35% आरक्षण चाहिए, नहीं मिलेगा। इसीलिए आपके लिए जो बिहार की महिलाएं हैं वो उसके लिए अपॉर्चुनिटी है, सिर्फ आपको बिहार की महिलाओं से फाइट करना है, और आपको आपके कैटेगरी में फाइट करना है। हर कैटेगरी की महिलाओं का अलग अलग कट ऑफ जाता है। आगे बात करते हैं अगला, हाँ एक चीज़ और समझिएगा, अगर कोई लड़की झारखंड की है, झारखंड, उसके पिता झारखंड के हैं, और उनका वो बिहार में शादी करती है अपने, तो उनके पति हो गए बिहार के, तो पति के आधार पर उनका आवासीय नहीं बनेगा। आवासीय हमेशा अपने पिता के आधार पर बनता है। अगर बिहार की बेटी है, झारखंड में बहू बनती है, झारखंड चली जाती है शादी करके, कोई बात नहीं, वो बिहार की बेटी है, उसका बिहार में आवासीय बन जाएगा। लेकिन झारखंड की बेटी है, बिहार में बहू बन के आती है, तो एक्चुअली उसके पिता तो झारखंड के हैं, तो उनका आवासीय झारखंड में होगा, तो बिहार में उनका आवासीय नहीं बनेगा, उनको आरक्षण का किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिलेगा। हाँ एक चीज़ और समझ लीजिएगा, इनकम सर्टिफिकेट पति के नाम पे बन सकता है। ठीक है, अगर मान लीजिए बहुत कोई बोलेगा कि इनकम पिता के नाम पर बना है कि पति के नाम पे, तो इनकम जो है वो पिता के नाम पर बनता है, पति के नाम पर बन सकता है अगर वो पति के साथ रह रही है तो, डाइवोर्स नहीं हुआ तो, या फिर पति के साथ रह रही है तो। लेकिन डोमिसाइल हमेशा अपने पिता के नाम पर बनेगा, और डोमिसाइल अगर आपका पिता के नाम पर नहीं है तो आप समझ लीजिए आपको आरक्षण का लाभ बिहार में मिलने से रहा। आगे बात करते हैं, हाँ एक चीज़ और, हाँ कोई भी अगर अदर स्टेट के होंगे, और अदर स्टेट के वो किसी भी कैटेगरी से हो, SC हो, ST हो, OBC हो, जनरल कुछ भी हो, उनको फाइट जनरल में ही करना है, इसीलिए जनरल का कट ऑफ ज़्यादा जाता है। आगे बात करते हैं, हाँ दिव्यांग में भी आपको आरक्षण नहीं, हाँ फ्रीडम फाइटर के लिए 2% आरक्षण है, फ्रीडम फाइटर का कट ऑफ थोड़ा और सबसे कंपेरिजन में कम जाता है। आगे और तो कुछ ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा और कुछ नहीं है। देख हाँ एक चीज़ और, अब इसका हम लोग याद रखिएगा, आपको बहुत सारा डॉक्यूमेंट बचा के रखना, अभी ही संभाल के रखिए। पैन कार्ड नहीं बनाया तो पैन कार्ड बना लीजिए। ठीक है, आप अपना मार्कशीट वगैरह, प्रोविजनल वगैरह, ओरिजिनल सर्टिफिकेट सब निकाल लीजिए। ठीक है, जितना भी चीज़ है डॉक्यूमेंट आप निकाल के रख लीजिए। उसके बाद आप NCL बनवा लीजिए, करंट ही बनवा लीजिए, उतना बेटर है। फॉर्म भरने से पहले बनवा लीजिए। आप ब्लॉक में जाइएगा, कुछ खर्चा पानी कीजिएगा तो आपका सर्टिफिकेट 5 दिन के अंदर बन जाता है। ठीक है, खर्चा पानी करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, आपकी पहचान है तो भी बना लीजिए। जितना लेटेस्ट डॉक्यूमेंट बनाइएगा उतना अच्छा है, और डोमिसाइल पुराना वाला दीजिएगा। ठीक है, और बात करें तो हाँ, जब तक एग्ज़ाम दे रहे हैं तब तक लड़ाई झगड़ों से दूर रहिएगा, बाहर ही रहिएगा, गांव घर मत जाइएगा, क्योंकि गांव घर में ऐसा होता है कि आपको लड़ाई झगड़े में फंसा देंगे और आपकी नौकरी खा जाएंगे। इसीलिए इन सब चीज़ों से दूर रहिएगा जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। 2 बार रजिस्ट्रेशन मत कीजिएगा, एक ही बार रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, 2 रजिस्ट्रेशन को
वैलिड नहीं माना जाता है, रद्द कर दिया जाता है। पैसा एक बार पेमेंट कंप्लीट हो जाए तो पैसा वापस नहीं होता, याद रखिएगा, पैसा कभी भी हस्तांतरित नहीं होता है। एग्जाम आपका ऑफलाइन मोड में ही होगा और प्री और मेंस 2 एग्जाम होगा, ठीक है। बाकी तो और कुछ क्या ही बोले, बाकी सब तो ठीक है। हाँ, उसके बाद बात करें कि हाँ, अगली वीडियो जो मैं बनाऊंगा इस पर, वो इस चीज़ के लिए बनाऊंगा कि इसकी प्रिपरेशन कैसे करें, इसका सिलेबस क्या है। मेनली सिलेबस पे फोकस करेंगे। अगर सिलेबस इसका आप मतलब कंप्लीट कर लेते हैं, सिलेबस देख लेते हैं, तो आपको आधा चीज़ समझ में आ जाएगा। जैसे बीएसएससी का कुछ फेवरेट टॉपिक होता है, जैसे राज्य राजधानी, मुद्रा, उसके बाद बुक्स एंड ऑथर, ठीक है, उसके बाद भारत एवं उसके पड़ोसी देश, ठीक है। इस टाइप का जो टॉपिक होता है, फिजिक्स में भी कुछ टॉपिक है वो इसका फेवरेट है, केमिस्ट्री में टॉपिक है वो फेवरेट है। क्या पूछता है, बार बार प्रीवियस ईयर को एनालिसिस करने पर इसका पैटर्न पता चलता है। और अगर आप पैटर्न को फॉलो करके चलते हैं, सिलेबस को फॉलो करके चलते हैं, तो आपका मैक्सिमम मार्क्स आने का संभावना रहता है। चलिए, आज का वीडियो इतना ही रहेगा। और अगर आपको इससे संबंधित और भी कोई जानकारी चाहिए होगा तो मैं अगला वीडियो लेके आऊँगा। इसके स्टडी भी बनाऊंगा, मैथ्स पे कैसे तैयारी करना है, रीजनिंग में कैसे तैयारी करना, सारा वीडियो में धीरे धीरे बनाऊंगा। तो चलिए, धन्यवाद। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरे चैनल का वीडियो शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।